वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, मैटर चेंज इन स्टेट। कि मैटर कैसे अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड। तो ये देखने वाले हैं और इवेपोरेशन और एक दो छोटे टॉपिक और देखने वाले हैं बस। तो उसके बाद आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं इसका क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले कि जो वाटर होते हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसे, तो सॉलिड जैसे आइस में होता है तो वो वाटर से ही चेंज हुआ होता है, और लिक्विड में तो समझ ही सकते हैं आप, और गैस में वाटर वेपर्स की फॉर्म्स में होता है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, और गैस से सॉलिड में। मतलब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर से चेंज होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों से स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बेसिक से कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज बाय टेम्परेचर। मतलब अगर कोई भी चेंज होता है स्टेट्स में तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए सॉलिड को मेल्ट करने के लिए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आइस को आप मेल्ट कर रहे हैं, मतलब उसे थोड़ी हीट प्रोवाइड करें जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसे कितनी मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तो वो होगी 273, 15 केल्विन, जो इक्वल होती है जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, जिसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो उसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं। और अगला है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसका सिंपली मतलब है कि जो हीट एनर्जी आपको चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसी के मेल्टिंग पॉइंट में, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। और यहाँ अगला हमारा छोटा सा फिर से टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लिक्विड होता है उसे हमें बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और इसमें भी एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसे भी आप सिंपली समझ सकते हैं कि 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट या एनर्जी चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अब सब्लिमेशन पे। तो कोई भी डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड से गैस में, मेरा मतलब है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज ना होकर सीधा गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कपूर, कि वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप कपूर को जलाएंगे तो वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली आपको नॉर्मल घर में भी मिल सकता है, पूजा में यूज़ होने वाली चीज़ें। और इसका एक और एग्जांपल होगा एमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन बॉल्स। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। और सब्लिमेशन का ठीक उल्टा होगा डिपोजिशन, मतलब गैस से सीधा सॉलिड में चेंज, मतलब गैस से लिक्विड में चेंज ना होकर सीधा सॉलिड में चेंज हो जाना, तो इसे हम डिपोजिशन कहेंगे। हाँ, आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश में बर्फ़ के गोले गिरते हैं, तो वो कैसे गिरते हैं, तो वाटर वेपर के जो एयर के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं
जिसकी वजह से वो बर्फ़ के गोले गिरते हैं। तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं वाटर वेपर इन द एयर चेंज टू टिनी आइस क्रिस्टल्स इन रेनी सीजन, या नहीं लिखेगा रेनी सीजन तब भी चलेगा काम। तो ये एक इसका बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ एक और छोटा सा प्रोसेस है। अगर हम गैस को कूल करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसे हम कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन कहेंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इसका एग्जांपल हो सकता है। पहले वाटर वेपर्स जाते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर, फिर वो क्लाउड बन के बारिश के रूप में आते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये एक इसका एग्जांपल हो सकता है, बहुत इजी वाला। और अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो मतलब कैसे प्रेशर के कारण स्टेट्स चेंज होते हैं मैटर के। तो ये आगे अब पढ़ने वाले हम। जैसे कि हम गैस पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे या रिड्यूसिंग टेम्परेचर तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप हाई प्रेशर यूज़ करते गैस पे तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पास आ जाते हैं जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परेचर कूल करने पे या लो करने पे आपने पहले देखा ही होगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इससे पहले हमने उसके बारे में बताया था। जैसे कि सॉलिड का CO2 होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस पे अगर हम उसका प्रेशर घटाने लग जाए तो एट 1 एटमॉस्फेरिक, और ये लिक्विड में आए बिना ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। तो कोई भी चेंज लिक्विड से अगर वेपर में होता है किसी भी टेम्परेचर पे, पर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए तो उसे हम इवेपोरेशन कहेंगे। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कि अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हम क्लोथ्स सुखाने के लिए रखते हैं बाहर जो गीले हो जाते हैं, उसे हम थोड़ा फैला के रखते हैं जिससे कि वो जल्दी सूख सके। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, मतलब जल्दी सुखाने के लिए स्प्रेड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं उसे जिससे कि वो जल्दी सूख जाए। अगर आप इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो जो काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, मतलब वो जल्दी वेपराइज स्टेट में आ सकेंगे। जैसे कि पानी को अगर आप काफ़ी हीट देंगे तो वो जल्दी से वेपराइज स्टेट में आ जाएगी या गैस फॉर्म में हो जाएगी, मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर फॉर्म में उड़ जाएंगे। ये आप करके भी देख सकते हैं। पानी को गर्म करिएगा और ऊपर उसे किसी ढक्कन से बंद कर दीजिएगा तो उसके जो ढक्कन पे वाटर के पार्टिकल्स लगे होंगे वेपर फॉर्म में। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कितना इजी एग्जांपल हो सकता है इसका। और अगला है यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होती हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। और अगला है हमारा, अगर हम इंक्रीज़ करते विंड स्पीड को तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा। जैसे तेज़ हवाएं चलेंगी स्पीड में तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा, या फिर आपने कपड़े उस टाइम रखे होंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। बस बारिश नहीं आनी चाहिए उसके बाद जल्दी से। तो यही है कि मतलब अगर विंड विंड हवाएं तेज़ होंगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक बचा है। तो ये बेसिकली है
कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को फ्रॉम सराउंडिंग, जो उन्होंने इवेपोरेशन में लॉस की थी अपनी एनर्जी को, तो उसे वापस से ये रीगेन करते हैं। और इसी एब्जॉर्प्शन के कारण सराउंडिंग कोल्ड हो जाती है, मतलब सराउंडिंग में थोड़ा कोल्ड का माहौल होगा, थोड़ा ठंड होगा। तो यही है बस, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, याद रखिएगा आप। और आपने मैटर के 3 स्टेट्स तो पढ़ लिए होंगे, और यहाँ पे चौथा स्टेट है और एक पांचवा स्टेट है। तो इसके बारे में आपके बुक में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है इन दोनों के बारे में। लास्ट पेज में एनसीईआरटी के आप देख सकते हैं, एक छोटे से बॉक्स में है ये दोनों। तो पहला है प्लाज्मा। तो जो स्टेट होते हैं इसमें वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं इसके। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज गैसेस की फॉर्म में होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे द फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब हो जाएंगे। तब बेसिकली आपको बस इसमें रट्टा मारना है। ये 2 स्टेट के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस डेफिनेशन पूछ सकता है। और यहाँ पे लास्ट स्टेट हमारा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये लास्ट टॉपिक भी है हमारा इस चैप्टर का। तो इन 1920 में इंडिया के एक आदमी ने ये दिया था जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में। तो इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था और 5th स्टेट्स ऑफ मैटर दे दिया था इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम पढ़ने वाले आगे कि कैसे कैसे ये हुआ। और इसमें आइंस्टाइन के शब्द है इस बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेशन में। तो जो इनकी कैलकुलेशन है, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था न्यू स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो ये जो बीईसी है 5th स्टेट ऑफ मैटर, ये कैसे फॉर्म्ड होता है। तो कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आपको इसे कूल करना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख डेंसिटी नॉर्मल टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा सुपर लो टेम्परेचर पे, तब जाके ये 5th स्टेट बनेगा। तो इसे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि बीईसी को फॉर्म करने के लिए काफ़ी लो डेंसिटी चाहिए और काफ़ी सुपर लो टेम्परेचर। तो यही है इसमें बस। और ये आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।